नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर में। हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ, जहां पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। नहीं रहे पाक के पूर्व राष्ट्रपति मुशर्रफ परवेज। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ का निधन हो गया है। दुबई के अस्पताल में भर्ती थे परवेज मुशर्रफ। 79 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली है। 2016 के बाद से ही वो दुबई में रह रहे थे और उन लंबे समय से वो बीमारी से जूझ रहे थे और इसी के चलते दुबई के अस्पताल में भर्ती थे परवेज मुशर्रफ और उनका निधन हो गया है। तो 79 साल की उम्र में अंतिम सांस ली है। पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लंबे समय से वो बीमारी से जूझ रहे थे और इसी के चलते उनका निधन हुआ है। दुबई में उन्होंने अंतिम सांस ली है लंबी बीमारी के चलते। 2016 के बाद से ही बताया जा रहा है कि वो दुबई में रह रहे थे और बीमार थे, इसके चलते अस्पताल में भर्ती भी थे, जहां उनका इलाज लगातार जारी था। गंभीर बीमारी से वो जूझ रहे थे और इसी बीच उनका निधन हो गया है। तो पाकिस्तान के पूर्व आर्मी चीफ और राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ का निधन हो गया है। तो 79 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली है। दुबई के अस्पताल में वो भर्ती थे और गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। लखनऊ से अब खबर। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक जारी है। पर्सनल लॉ बोर्ड के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की बैठक जारी है। बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा। मौलाना सैयद राबे हसनी नदवी की अध्यक्षता में बैठक हो रही है। बैठक में सभी 51 सदस्य मौजूद हैं। असुद्दीन ओवैसी भी इस बैठक में मौजूद हैं। तो बड़ी ये बैठक हो रही है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की एग्जीक्यूटिव ये बैठक है। इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जा रही है। समान नागरिक संहिता जैसे मुद्दों पर चर्चा हो रही है। ज्ञानवापी मामले पर चर्चा हो रही है। क्या कुछ पार्टी का स्टैंड रहता है इस बैठक के बाद साफ हो पाएगा। लगातार न्यूज़ वन इंडिया की नजर इस बैठक पर बनी हुई है। महत्वपूर्ण ये बैठक है। सभी 51 जो सदस्य हैं इस बैठक में शामिल हैं पार्टी से जुड़े हुए। इस बैठक में आगे की रणनीति पर भी मंथन किया जा रहा है कि आखिर पार्टी को क्या स्टैंड लेना है, किस तरीके से आगे अपनी बात को रखना है और इन दोनों मुद्दों पर क्या सोच आगे रखता है, इसको लेकर कहीं ना कहीं रणनीति बनाई जा रही है। और ये बैठक लगातार इस वक्त भी चल रही है। मौलाना सैयद राबे हसनी नदवी की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। असुद्दीन ओवैसी भी इस बैठक का हिस्सा बने हुए हैं। इस बैठक के बाद असुद्दीन ओवैसी की तरफ से भी जानकारी दी जा सकती है कि इस बैठक में आखिर क्या कुछ महत्वपूर्ण रहा है। फिलहाल ये बड़ी बैठक है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की, जिसमें समान नागरिक संहिता, ज्ञानवापी जैसे मुद्दों पर चर्चा की जा रही है। आगे की रणनीति पर मंथन किया जा रहा है। तो बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो रही है। खास ये बैठक है, इस वक्त भी ये बैठक चल रही है। बैठक के बाद बैठक में क्या कुछ महत्वपूर्ण बिंदु रहे हैं इसको लेकर ब्रीफ भी किया जाएगा। सभी 51 सदस्य इस बैठक का हिस्सा बने हुए हैं। इस बैठक में रणनीति पर मंथन किया जाएगा कि क्या स्टैंड आखिर रहेगा इन दो मुद्दों पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का, और इसी के लिए खासतौर से मंथन के लिए ये बैठक बुलाई गई है और निर्धारित तारीख को ही ये बैठक हो रही है। इस बैठक में सभी सदस्य मौजूद हैं। सभी सदस्यों की तरफ से अपने अपने सुझाव दिए जाएंगे और मंथन किया जाएगा इन दो बड़े मुद्दों पर। ज्ञानवापी मुद्दा इसमें शामिल रहेगा, समान नागरिक संहिता मुद्दा इसमें शामिल रहेगा। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता मनीष मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, क्या जानकारी, अभी बैठक चल रही है, क्या अपडेट? हेलो जी मनीष, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ मिली है। आप बताएं, आप अपना सवाल दोहराएं एक बार। जी देखिए, महत्वपूर्ण ये बैठक है और इस वक्त ये बैठक चल रही है, क्या कुछ अपडेट है? जी हाँ, देखिए ये बैठक चालू है। अब मदनी निकले हैं। अब यहाँ से जो ओवैसी हैं, चीफ ओवैसी हैं, वो यहाँ से उनके निकलने की शुरुआत दिखाई दे रही है। आपको बता दूं कि 4 मुख्य बिंदुओं पे ये बैठक चली थी। पहली, जिस तरह से यूनिवर्सल सिविल कोड है उसको लागू करने के लिए जिस तरीके से कवायद है उसको लेके बैठक थी। साथ ही साथ जो वक्फ बोर्ड की संपत्तियां हैं जिसको लेके लगातार कहीं ना कहीं देखते थे कि पर्सनल लॉ बोर्ड पे अपनी भूमिका के लिए अपनी कहीं ना कहीं जो आगे की रणनीति थी उस पर कहीं ना कहीं
वो बैठक करता था, वो भी जो बैठक है इसमें महत्वपूर्ण ये माना जा रहा है कि इस बैठक में इसके भी चर्चा होगी। साथ ही साथ जो वक्फ बोर्ड की संपत्तियां हैं उनको लेके और शरीयत के जिस तरह से हमला हो रहा है उसको लेके भी इसमें बैठक में चर्चा किया जाएगा। साथ ही साथ जितने भी जो केसेस हैं जिसमें मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जिसमें पार्टी है या फिर ऐसे तमाम मसले जिसमें जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के संज्ञान में है, उनमें जो पार्टी है उन केस को कंबाइन करके उनको लड़ना, जैसे ज्ञान वापी हो चाहे मथुरा हो, इन सब में जहाँ वो पर्सनल लॉ बोर्ड इसका पार्टी है उसके लिए केस करने के लिए बाकायदा पूरी एक टीम को तैयार करना और उसके लेके लगातार उस पर अपडेट करना। तो इन 4 मुख्य बिंदुओं को लेकर बैठक जारी थी। अब जैसा कि मैं समझता हूँ कि अब जो ओवैसी हैं, हम चीफ ओवैसी वो यहाँ से निकल है, तो माना जा रहा है अब से कुछ देर में जो बैठक है वो खत्म हो जाएगी। और आज जिस तरीके से हमने बात करने की कोशिश की थी, तो अभी इस पे कोई बोलने की तैयार नहीं है। माना जा रहा है कि एक प्रेस नोट के द्वारा जिस बिंदुओं पे जिस चीज पे चर्चा हुई है, जो बैठक हुई है, उसको लेके आज यहाँ पे पूरी तीर सर्दी की जाएगी। और इस समय जो तस्वीर है ओवैसी हैं वो अपना निकलते हुए नजर आ रहे हैं, ओवैसी यहाँ से निकल रहे हैं और माना जा रहा है कि अब जो बैठक है वो समाप्त हो गई है। तो जो बैठक है ये समाप्त होगी। तो ये अपडेट सबसे बड़ी अपडेट है न्यूज़ वन इंडिया पे सबसे पहले की जो बैठक चली थी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की, वो बैठक अब खत्म हो गई है और 4 मुख्य बिंदुओं पे जो ये पूरी कवायद की बैठक हुई थी, ये 4 मुख्य बिंदुओं पे बैठक हुई है। जी बिल्कुल ठीक है मनीष, कोशिश कीजिए अगर किसी से बात हो पाए तो। और देखिए महत्वपूर्ण अपडेट मनीष ने बताई है, हमारे संवाददाता लगातार ग्राउंड जीरो पर हैं कि ये बैठक खत्म हो गई है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ये बैठक चल रही थी, बैठक में सभी 51 सदस्य मौजूद थे, असदुद्दीन ओवैसी मौजूद थे और अब वो बैठक से बाहर आ चुके हैं। इस बैठक में 4 अहम बिंदु रहे थे। अब इन बिंदुओं पर किस तरीके से चर्चा की गई है, विस्तृत चर्चा में क्या कुछ मंथन हुआ है, इसको लेकर लगातार कोशिश की जा रही है, मीडिया कोशिश कर रही है ताकि मुखातिब हो पाए सभी सदस्यों से और महत्वपूर्ण जानकारी मिल पाए। फिलहाल पर्सनल लॉ बोर्ड की जो महत्वपूर्ण बैठक चल रही थी वो बैठक खत्म हो गई है। बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई है। बैठक में सबसे बड़ा मुद्दा जो रहा है समान नागरिक संहिता का रहा है। इस पर आगे की रणनीति पर मंथन किया गया है कि आखिर पार्टी का क्या स्टैंड होगा इस मुद्दे पर, इसको लेकर चर्चा की गई है। और लगातार हमारे संवाददाता मनीष बने हुए हैं हमारे साथ। मनीष, क्या कुछ जानकारी देखिए इस बैठक में क्या कुछ खास रहा है, कुछ भी हिंट मिल पा रहा है? चलिए शायद संपर्क टूट गया, दोबारा से प्रयास करेंगे, लेकिन फिलहाल ये बड़ी बैठक और ये बैठक इस वक्त खत्म हो गई है। आगरा से अब खबर, सीएम योगी आदित्यनाथ का आज आगरा दौरा है। मेट्रो लाइन बिछाने के निर्माण कार्य का शुभारंभ करेंगे। मेट्रो प्रोजेक्ट के अंडरग्राउंड में मेट्रो लाइन बिछानी है। 3:15 पर सीएम योगी पहुंचेंगे खेरिया एयरपोर्ट। 3:30 बजे मेट्रो टनल के निर्माण कार्य का शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। इसी के साथ सड़क पर सुंदरीकरण का काम तेजी से जारी है। तो मेट्रो प्रोजेक्ट के अंडरग्राउंड में मेट्रो लाइन बिछानी है और इसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ का खास दौरा है। 3:15 पर सीएम योगी खेरिया एयरपोर्ट पहुंचेंगे। 3:30 बजे मेट्रो टनल के निर्माण कार्य का शुभारंभ करेंगे। लखनऊ से अब खबर, छात्रावास भूमि पूजन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भूमि पूजन कार्यक्रम में शिरकत की। महामना बालिका प्रकल्प में छात्रावास का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारत में स्वावलंबन की परंपरा का जिक्र किया। मिलकर काम करने से परिणाम अच्छे आते हैं। आज समाज आस्था के साथ जुड़ रहा है, समाज आगे बढ़ता है तो देश आगे बढ़ता है। इन तमाम महत्वपूर्ण बातों का जिक्र सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में किया है। आजादी के अमृत महोत्सव में हर भारतीय ने अपने घर में तिरंगा लगाने का काम किया था। हर घर तिरंगा उसके घर में इस बात को द्योतक था कि वह भारतीयता के साथ जुड़ना चाहता है, जुड़ा हुआ है, लेकिन उसको नेतृत्व देने वालों की का भाव था। प्रधानमंत्री मोदी जी का एक आह्वान हुआ, 140 करोड़ की आबादी तिरंगा लेकर के निकल पड़ी और अपने अपने घरों पे तिरंगा लगा करके उसने भारतीयता का एहसास कराया। ये भारतीयता का एहसास इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान भी देखने को मिली थी, जब आपने देखा होगा कि इतनी बड़ी आबादी, स्वास्थ्य की सुविधाएं किसी भी यूरोपीय देश से या अमेरिका जैसे देशों से हमारे पास बहुत कम था, लेकिन
टीम वर्क के रूप में कैसे कार्य होना है, पूरे देश ने जब मिलकर के कार्य किया तो दुनिया सबसे अच्छा कोरोना प्रबंधन का उदाहरण भी भारत ने दे दिया। केंद्र और राज्य सरकार ने एक ऐसी स्कीम प्रारंभ की है जो छात्र छात्राओं को आगे बढ़ाने में एक बड़ी मदद कर सकता है, उसे आगे बढ़ाने का कार्य कर सकता है। आपने देखा होगा कि बालिकाओं के लिए हम लोगों ने प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना चालू की है। एक कन्या सुमंगला योजना उत्तर प्रदेश के अंदर, जब प्रधानमंत्री जी ने मेरा ध्यान इस ओर आकर्षित किया कि भ्रूण हत्या कुछ जनपदों में ज्यादा हो रही है, इसका समाधान का रास्ता निकालना चाहिए और इस समाज की समस्या थी, समाज की एक चुनौती थी। इसके लिए आईपीएस के लिए, आईएफएस के लिए उनसे हम हर जनपद में क्लास लिवाते हैं, कम से कम 1 घंटा उन छात्रों के लिए उन जनपदों में देगा। या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से जुड़े हुए की तैयारी कोई छात्र कर रहा है तो वे जो भी जनपद में तैनात हैं, वे जनपद में तैनात अधिकारी ही वे क्लास लेते हैं। और इसके अलावा जो इंजीनियर सिलेक्शन, जिन इंजीनियर्स का सिलेक्शन होता है या जिन चिकित्सकों का सिलेक्शन होता है, वे भी उस जनपद में जाकर क्लास ले रहे हैं। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इस बार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में 43 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने अभ्युदय कोचिंग के माध्यम से, वहां के माध्यम से जुड़े थे और उनका सिलेक्शन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में हुआ था और सफलतापूर्वक ये कार्यक्रम आगे चल रहा है। उसमें जो गरीब बच्चे उनको टैबलेट और स्मार्टफोन देने का कार्यक्रम भी हम उसके साथ करते हैं। उत्तर प्रदेश के युवाओं को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के लिए आज बहुत सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। 2 करोड़ युवाओं को हम लोग वर्तमान में टैबलेट और स्मार्टफोन का वितरण कर रहे हैं। आजादी के अमृत महोत्सव में आगरा पहुंचे सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, सपा कार्यकर्ताओं ने माला पहनाकर उनका स्वागत किया है। दिनेश चतुर्वेदी के पुत्र के विवाह में शामिल होंगे अखिलेश यादव। निजी कार्यक्रम के लिए उनका ये खास दौरा है आगरा का और इस दौरान उनका फूलमाला पहनाकर स्वागत किया गया है। कार्यकर्ताओं में उत्साह है। दिनेश चतुर्वेदी के बेटे की शादी में शामिल होने के लिए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पहुंचे हुए हैं और ये उनके काफिले की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से उनका स्वागत किया गया है फूल मालाओं के साथ। दिनेश चतुर्वेदी के बेटे की शादी हो रही है और इसी के लिए उनको सादर आमंत्रित किया गया, जिस आमंत्रण पर वो पहुंचे हैं शामिल होने के लिए। आगरा में उनका निजी कार्यक्रम है और इसमें वो शिरकत करेंगे। आगरा से अगली खबर, पुलिस ने पकड़े हैं 32 बांग्लादेशी। सिकंदरा थाना क्षेत्र में अवैध रूप से रह रहे थे बांग्लादेशी, जहां पुलिस कानूनी कार्रवाई में जुटी हुई है। बड़ी संख्या में बांग्लादेशियों के मिलने से हड़कंप मच गया है। अलर्ट पर खुफिया एजेंसियां हैं कि कहीं कोई नापाक साजिश तो नहीं रची जा रही है। इसको लेकर हर एंगल से जांच की जा रही है। पुलिस भी अपनी कार्रवाई में जुटी हुई है। साथ ही साथ पुलिस ने खुफिया एजेंसियों को भी अलर्ट कर दिया है, वो भी सक्रिय हैं, वो भी इनपुट तलाशने के लिए लगातार जुटी हुई हैं। फिलहाल 32 बांग्लादेशियों को पकड़ा गया है, जो कि बड़ी बात है। उनसे भी पूछताछ की जाएगी कि आखिर क्या मकसद है उनका, और इसको लेकर विस्तृत जांच जारी है। सिकंदरा थाना क्षेत्र में अवैध रूप से, आपको बता दें, ये बांग्लादेशी रह रहे थे, जिन्हें पकड़ा गया है और पुलिस इस पूरे मामले में कानूनी कार्रवाई कर रही है। साथ ही साथ जो खुफिया एजेंसियां हैं उनको भी अलर्ट मोड पर रख दिया गया है। तो बड़ी संख्या में बांग्लादेशियों के मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। अलर्ट पर खुफिया एजेंसियां हैं, लेकिन आखिर क्या वजह है इन 32 बांग्लादेशियों के यहाँ रहने की, इसको लेकर उनकी वजह तलाशी जा रही है। आगरा से अगली खबर, गणपति क्लासिक बिल्डर की मनमानी सामने आई है, जहां बिल्डर की मनमानी के चलते कॉलोनी वासियों में रोष है, लोगों में जबरदस्त नाराजगी है। धरने पर लोग बैठे हुए हैं। हरिपर्वत थाना क्षेत्र के विजयनगर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है।
तो बिल्डर की मनमानी से लोग परेशान हैं और इसी के लिए नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। हरिपर्वत थाना क्षेत्र के विजयनगर का ये पूरा मामला है, जहां गणपति क्लासिक बिल्डर ने मनमानी की है और इस मनमानी की वजह से वहां रह रहे लोगों को परेशानी हो रही है और इसके लिए लोग अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। सड़कों पर उतरे हैं लोग, धरने पर बैठे हैं और अपनी नाराजगी को व्यक्त कर रहे हैं। आगरा से अब खबर, पेड़ से लटका मिला युवक का शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी का माहौल है। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची है। खेड़ा राठौड़ थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। चित्रकूट से अब खबर, आरटीओ और ट्रक मालिकों के बीच मारपीट हुई है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एआरटीओ विवेक शुक्ला को ट्रक के नीचे दबाने की कोशिश की गई। भरतकूप के गोंडा गांव के पास का ये पूरा मामला है। एआरटीओ की शिकायत पर 6 नामजद लोगों के खिलाफ केस है। 15 अज्ञात लोगों के खिलाफ ये मामला दर्ज किया गया है। तो एआरटीओ विवेक शुक्ला को ट्रक के नीचे दबाने की कोशिश की गई है और इस पूरे मामले में कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई जारी है। उत्तर प्रदेश में ओवरलोडिंग के विरुद्ध इस अभियान चलाया जा रहा है शासन के निर्देश पर। ऐसे में मैं यहाँ पर भरतपुर से थोड़ा आगे गोना तिराहा है, वहाँ पे मैं ओवरलोड गाड़ियों की चेकिंग कर रहा था लगभग 2 बजे। तो 2 ओवरलोड ट्रक डंपर जो होते हैं वो मुझे दिखाई दिए। मैं उनके करीब गया, उस पर कोई नंबर प्लेट उन गाड़ियों पे नहीं थी। एक पर लाल रंग की जो है मोरम लदी हुई थी और एक पे बड़े वाले बोल्डर लदे थे। फिर मुझको देख करके दोनों गाड़ियों के ड्राइवर वहाँ से भाग गए। फिर मैं उन गाड़ियों को थाने ले जाने के लिए प्रयास करने लगा, कैसे इनको थाने ले चला। उत्तर प्रदेश पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का रामपुर दौरा, नुमाइश ग्राउंड में सद्भावना मंडप का उन्होंने निरीक्षण किया है। मुख्तार अब्बास नकवी ने विपक्ष पर इस दौरान जमकर निशाना साधा है। नुमाइश ग्राउंड में निरीक्षण किया है मुख्तार अब्बास नकवी ने, इस दौरान विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का रामपुर का दौरा रहा है। बागपत से अब खबर, जहां साधु की हत्या मामले में बड़ा खुलासा किया गया है। हत्या के 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मंदिर के चंदे के पैसे को लेकर विवाद हुआ था, जहां विवाद में 3 लोगों ने साधु की हत्या कर दी। दोघट थाना क्षेत्र निरपुड़ा गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां एक साधु की हत्या की गई है और उसमें 3 लोग शामिल थे, जिन तीनों ही आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि मंदिर के चंदे के पैसे को लेकर विवाद हुआ था और विवाद के चलते ही हत्या की गई साधु की। रायबरेली से अब खबर, तेज रफ्तार ट्रक ने कार को टक्कर मारी है। हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। सड़क हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। दोनों घायलों को लखनऊ रेफर किया गया है। बछरावा थाना क्षेत्र के नंदाखेड़ा के पास की ये पूरी घटना बताई जा रही है। रायबरेली से अब खबर, लखनऊ प्रयागराज हाईवे पर बड़ा हादसा हुआ। वाहनों की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। स्थानीय लोगों ने सीएचसी में भर्ती कराया है। जगतपुर कोतवाली क्षेत्र में बड़ा हादसा हुआ है। वाहनों की आमने सामने जोरदार टक्कर हुई है। वाहनों के टक्कर की वजह से वाहन भी बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुए हैं। जो लोग घायल हुए उनको तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्थानीय लोगों ने अपनी सूझबूझ दिखाई है।
कानपुर से अब खबर, जहां ट्रक ने स्कूटी में टक्कर मार दी, युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। टाटमेल बस अड्डा चौराहे का पूरा मामला है। मौके पर पुलिस पहुंची है। इस पूरे मामले की जांच की जा रही है कि आखिर कैसे यह हादसा हो गया। और इस पूरे हादसे में आपको बता दें कि युवक हादसे का शिकार हुआ है, जिसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। मुरादाबाद से अब खबर, बाबा रामदेव के बयान पर सपा सांसद का बयान सामने आया, जहां उन्होंने कहा कि इस्लाम की जानकारी उन्हें नहीं है। इस्लाम पर इस तरह के बयान ना दें तो ही अच्छा है। बाबा रामदेव को ना तो इस्लाम का पता है और उन्होंने जिस तरह से बयान दिया है ये मुसलमानों की तौहीन है, इस्लाम की तौहीन कर दी उन्होंने। नमाज इबादत की जाती है नमाज में, और इस्लाम के फंडामेंटल्स जो हैं उसमें नमाज भी है, उसमें हज भी है, ज़कात भी है, तौहीद भी है। लेकिन इस्लाम में एक तर्ज अमल है। इस्लाम इंसान को इंसानियत सिखाता है और वो तमाम चीज़ें, बुराइयों से दूर रहें, गरीबों की मदद करें, चोरी ना करें, शराब ना पिएं, जुआ ना खेलें, जिनाकारी ना करें, मिलावट ना करें, कम ना तोलें। ये पूरा सिस्टम कुरान पाक में दिया हुआ है। बाबा रामदेव को ना तो इस्लाम का। चंदौली से अब खबर, बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। 2 बदमाशों ने युवक से 53,000 रुपए लूटे हैं। रुपए वाला बैग लेकर बदमाश फरार हो गए हैं। बैंक से अपने घर जा रहा था व्यक्ति, जहां उसके साथ लूट हुई। 53,000 रुपए करीब उससे लूट लिए गए। 2 बदमाश इसमें शामिल थे, जहां पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। रुपए वाला बैग लेकर बदमाश फरार हो गए और पुलिस की तरफ से लगातार इस पूरे मामले को लेकर जांच जारी है। गोंडा से अब खबर, नजूल जमीन पर अवैध कब्जे का ये पूरा मामला है। जमीन कब्जाने में फंसे कैसरगंज सांसद के भतीजे, कोतवाली नगर में सांसद के भतीजे पर केस दर्ज किया गया है। सिविल लाइन में कब्जा की थी 3 एकड़ जमीन, जहां बिना फ्री होल्ड जमीन पर बाउंड्री बनाई थी, जहां प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर वो बाउंड्री को गिरा दिया है। 1 महीने बाद ईओ नापाप ने शिकायत दी है, जहां शिकायत पर सुमित भूषण समेत 8 पर केस है। ब्रजभूषण शरण सिंह के भतीजे हैं सुमित भूषण। कैसरगंज से बीजेपी सांसद हैं ब्रजभूषण। संभल से अब खबर, झोलाछाप डॉक्टर पर बड़ी कार्रवाई की गई है। 32 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क की गई है। गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई हुई है। इलाज के दौरान महिला की मौत हुई थी। डीएम के आदेशों पर कार्रवाई की गई है। गाजियाबाद से अब खबर, अपहरण मामले में पुलिस का बड़ा खुलासा। 24 घंटे के अंदर अपहरण के आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने युवक को भी सकुशल बरामद कर लिया है। जमीनी विवाद के चलते युवक को कृष्णा कुंज से अपहरण उसका किया गया था। अपहरण की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हुई थी। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। कानपुर से अब खबर, कल्याणपुर में निजी हॉस्पिटल संचालक की गुंडागर्दी सामने आई है। हॉस्पिटल संचालक ने 3 साथियों के साथ युवक को पीटा है। मारपीट में युवक बुरी तरीके से घायल हुआ है। उसके सर पे, उसके चेहरे पर चोटें आई हैं। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची है और इस पूरे मामले की जांच कर रही है। कानपुर से ही अगली खबर, जुआरियों पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। जुए के फड़ से 14 जुआरियों को गिरफ्तार किया गया है। मौके से 90,000 रुपए, 16 मोबाइल बरामद किए गए हैं। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने सभी जुआरियों पर मामला दर्ज किया है। कमिश्नरेट पनकी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बागपत से अब खबर, हत्या मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां मां के हत्यारे बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रास्ते की सफाई के चलते विवाद हुआ था। बेटे ने मां की धारदार हथियार से हत्या की थी। छपरौली क्षेत्र के तुगाना गांव का पूरा मामला बताया जा रहा है।
संभल के हजरत नगर में शादी का ऐसा मामला सामने आया है जहां पर हिंदू रीति रिवाज से शादी की गई, लेकिन जब दुल्हन घर पहुंची और मुंह दिखाई की रस्म के दौरान जब बहू का चेहरा देखा तो लोगों के होश उड़ गए। दरअसल आपको बता दें कि जब रिश्ता लगा था तो छोटी बहन को पसंद किया था, लेकिन जब शादी की सारी रस्में की गई तो बड़ी बहन को दुल्हन बनाकर पेश कर दिया गया। रस्मों के बीच लंबा घूंघट काटे दुल्हन थी, लेकिन किसी को पहचान नहीं हो पाई कि जिसके साथ रिश्ता तय किया गया था वह दुल्हन की छोटी बहन थी। इस जानकारी के बाद दूल्हा और उसके परिजनों में नाराजगी है। युवक के परिजनों से इसकी शिकायत की और शादी के ही दिन दुल्हन को वापस कर दिया। रुक करते बड़ी अपडेट का। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि उपराज्यपाल वीके सक्सेना और केंद्र सरकार ने असंवैधानिक तरीके से दिल्ली सरकार के सर्विसेज पर कब्जा किया हुआ है। अगर इन्होंने ऐसा ना किया होता तो दिल्ली के सभी सरकारी स्कूलों में अपने प्रिंसिपल होते, लेकिन इससे आज हमें वाइस प्रिंसिपल से काम चलाना पड़ रहा है। ये जो 370 पोस्ट थी इन पर यूपीएससी के कुछ सवाल थे जिनका एलजी साहब ने कभी सेटिस्फैक्टरी जवाब दिया ही नहीं। एलजी साहब ने सर्विस डिपार्टमेंट को कभी ठीक से जवाब देने ही नहीं दिया। मैं सर्विस डिपार्टमेंट के अधिकारियों को कहता था इनका ठीक से जवाब दो, बोले साहब एलजी साहब के निर्देश हैं, इसी तरह से जवाब जाएगा। यहां तक कि इन्होंने अपॉइंटमेंट की फाइलें दिखाने से मना कर दिया कि शिक्षा मंत्री को अपॉइंटमेंट की कोई फाइल नहीं दिखाई जाएगी। ये जो अडानी प्रकरण को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश के सभी मंडलों और कार्यालयों पर 7 फरवरी को प्रदर्शन करेंगे और लोगों से प्रदर्शन करने की अपील भी उन्होंने की है। मोदी अडानी के महाघोटाले के खिलाफ मैं उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं से अपील करूंगा कि आने वाले मंगलवार को आप लोग पूरे प्रदेश के अंदर 7 तारीख को मंडल मुख्यालय पर जोरदार विरोध प्रदर्शन कीजिए और मोदी अडानी महाघोटाले के खिलाफ सरकार से जेपीसी और सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में पूरी जांच की मांग कीजिए। जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद। 7 फरवरी को सभी मंडल कार्यालय पे, मंडलायुक्त कार्यालय पे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।